हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, पार्ट 6 में हमने 5 ईयर प्लान को पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस दौरान हमने देखा था कि किस प्रकार अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ प्लानिंग कमीशन को भी समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर एक नए संगठन नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं और इसकी संरचना किस प्रकार की है। इकॉनमी में हमारा यह पार्ट 7 होगा। यह डिस्कशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीति आयोग में नीति का विस्तार होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। कई बार इंस्टीट्यूशन के स्थान पर इंस्टीट्यूट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में विशेष अंतर होता है। इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों शब्द इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से काफ़ी इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट शब्द का प्रयोग आमतौर पर शैक्षणिक संगठनों या परिसरों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है और यहीं पर इंस्टीट्यूशन संस्थान शब्द का उपयोग आमतौर पर उन संगठनों या परिसरों के लिए किया जाता है जो कि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चूँकि नीति आयोग सरकार की एक संस्था है और यह देश हित में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, नियम बनाता है, इस कारण से इसके विस्तार में इंस्टीट्यूट शब्द का प्रयोग न करके इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक छोटी सी लेकिन ध्यान देने वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नए संगठन की आवश्यकता क्यों हुई, गठन का उद्देश्य क्या रहा। दोस्तों, शासन व नीति के संस्थानों को नई चुनौतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। देश में नए नए प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो रही थीं और इनसे निपटने के लिए हमें एक नए संगठन की आवश्यकता थी। साथ ही हम ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहते थे जो अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत के अनुरूप हो। और दोस्तों, प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना थी वो दशकों पूर्व तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों या परिप्रेक्ष्यों पर आधारित की गई थी, लेकिन वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पुराने समय से काफ़ी अलग हैं। वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों पर आधारित एक नए संगठन की आवश्यकता थी। साथ ही नागरिकों को भी शासन और नीतिगत बदलावों में संस्थागत सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। देश के बेहतर आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधन के लिए भी नए संगठन की आवश्यकता थी। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र व राज्य दोनों को सलाह देने के लिए कोई संस्था नहीं थी, जिस कारण से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक क्या है, इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, थिंक टैंक एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक, रणनीतिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य, टेक्नोलॉजी और संस्कृति जैसे अनेक विषयों से संबंधित रिसर्च करते हैं और उनकी वकालत करते हैं। दोस्तों, नीति आयोग देश के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि यह इन सभी क्षेत्रों के संबंध में सोचेगा और इनके विकास के लिए नए नए प्रकार की योजनाएं बनाएगा। इसके साथ ही नीति आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना और ऐसी योजनाएं निर्मित करना जो लोगों के हित में हो, सार्वजनिक हित में हो। राष्ट्रीय हित के लिए राज्यों की भागीदारी के साथ साझा दृष्टिकोण बनाना। दोस्तों, हमने देखा था प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए भी नीति आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना भी नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना भी नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी 2015-16 में भी बन चुका है, मेंस का प्रश्न था। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, समझ लेते हैं। दोस्तों, सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र व राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार ऐसी अवधारणा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्षैतिज संबंध होता है
और यह दर्शाता है कि केंद्र व राज्यों में कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। इन संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं, अंतर्राज्यीय परिषदों के रूप में, क्षेत्रीय परिषदों के रूप में। साथ ही आप सभी 7वीं अनुसूची जानते हैं जिसमें त्रिसूची का वर्णन है, और उसमें समवर्ती सूची जिस पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो यह भी दोनों के संबंध को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य को बनाए रखने के लिए संविधान भी प्रतिबद्ध है। सहकारी संघवाद को समझने के बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित था, यानी कि योजनाएं उच्च स्तर पर बनती थीं और उनका क्रियान्वयन निम्न स्तर तक किया जाता था। लेकिन यहाँ पर नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, यानी कि शासन की जो छोटी इकाई है ग्राम स्तर, उस पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना और योजना को उच्च स्तर तक ले जाना। यानी कि शासन की जो छोटी इकाई है ग्राम, इससे ऊपर जिला, प्रदेश और केंद्र यानी कि संघ सरकार, इन सभी के बीच योजनाओं को लेकर चर्चा किया जाता है और तब योजनाएं निर्मित की जाती हैं। इस प्रकार से हम शासन की सबसे छोटी इकाई को भी योजना निर्माण में शामिल कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुरूप भी नीति तैयार करना नीति आयोग का एक उद्देश्य है। साथ ही कुछ ऐसे वर्ग, समुदाय या लोग हैं जो आर्थिक लाभ उठाने से वंचित रहते हैं, ऐसे लोगों पर जोर देना भी नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही रणनीतिक और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉलिसी या कार्यक्रम बनाना नीति आयोग का उद्देश्य रहा है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों में 15 ईयर रोड मैप, साथ ही 7 ईयर विजन, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान आप सभी जानते हैं। 2022 में देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 बनाया है और कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिसे 2022 में पूरा भी करना है। तो इस प्रकार से नीति आयोग कार्य भी करता है। शैक्षिक व नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को बढ़ाना भी नीति आयोग का एक उद्देश्य है। साथ ही अपने प्रत्येक कार्यक्रम को, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना भी नीति आयोग का कार्य है। प्रौद्योगिकी के विकास और क्षमता निर्माण पर जोर देना नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य है। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और यह बिना प्रौद्योगिकी के विकास के संभव ही नहीं है और नीति आयोग इस दिशा में कार्य करता है। अब हम नीति आयोग की संरचना को देख लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग में एक चेयरपर्सन अध्यक्ष होते हैं जो कि देश का प्रधानमंत्री होता है और इन्हीं के द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इसके साथ ही नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। इसके साथ ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है जिसमें सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं और इस क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। इसके साथ ही विशेष आमंत्रण पर संबंधित कार्यक्षेत्र के जानकार पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें कुछ पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी पूर्णकालिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं। साथ ही अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 बताई गई है। 2 अंशकालिक सदस्य होंगे, टेम्पररी मेंबर्स होंगे। इसमें पदेन सदस्यों के भी प्रावधान हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्यों को इसमें पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। साथ ही नीति आयोग के संचालन हेतु चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो कि भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। पीएम द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और आवश्यकता पड़ने पर नीति आयोग के अंतर्गत एक सचिवालय की स्थापना का भी प्रावधान है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार से हमने नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं और इसकी संरचना किस प्रकार की है, इसे डिस्कस किया।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उन्हें समय समय पर वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।